आर्टिकल्स तो वही आए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे बातें हो रही है और मुझे लगता है हमने एनफ बातें कर ली हैं कल। अब इससे ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू जब तक नहीं आता तो ज़रूरत नहीं है। हमारे बेसिक्स हो चुके हैं, हमें बेसिक्स तक मतलब है, बेसिक्स हमारे हो चुके हैं। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है। तो एक वेस्ट बंगाल में नए डिस्ट्रिक्ट्स बने और अंटार्कटिका बिल पास किया राज्यसभा ने। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी ढूंढनी पड़ रही थी ना काम की चीज़ें आज, या तो कुछ ऐसा था जो पहले डिस्कस था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इलुस्ट्रेशंस मिली है, मास एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हो आप? मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थोड़ी सी कल के मुकाबले आज कम थी, तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। अच्छी बात है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज, अगेन द लोकेशंस इन न्यूज, लोकेशंस की बात कर रहे थे हम लोग। तो एज अ बिगिनर आपको नई नई जो ग्लोबल मैप की पिन पॉइंटेड लोकेशंस है वो पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था वो शायद ही कोई हो जिसको ना बताओ, चल रहा है। अब वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आया है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आई है कि उनमें एक एग्रीमेंट, एक स्टेटस को साइन हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लैक सी पे जो ट्रेड का ब्लॉकेड लगा हुआ था उसको तोड़ के अब वहां से कुछ चीजों का एक्सपोर्ट शुरू होगा, जिसमें ऑयल भी है, जिसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी हैं। तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है ना जो यूक्रेन और रशिया सप्लाई करता है थ्रू आउट द ग्लोब। मोस्टली द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को या यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज को ग्रेन सप्लाई जाती है। कॉर्न आता है या बार्ले आता है, वीट आता है, और एडिबल ऑयल्स में किसका ऑयल आता है जी? सनफ्लावर ऑयल। तो इस तरीके की चीजें हैं जो वहां से एक्सपोर्ट होती हैं, इस टेरिटरी से एक्सपोर्ट होती हैं। युद्ध के चलते वो रुक गया था। अब उस ट्रेड ब्लॉकेड को म्यूचुअली बैठ के उन्होंने देखा कि लड़ तो रहे हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा और ग्लोबली भी फूड सप्लाईज जो डिस्टर्ब हुई हैं उसके लिए यूनाइटेड नेशन भी चिंतित था। तो उन्होंने मिल बैठ के इनका एक एग्रीमेंट करवाया कि बाकी मुद्दों पे लड़ते रहो, व्यापार तो शुरू कर लो, चीजें बेचनी तो स्टार्ट कर लें। तो इसलिए वो जो ब्लैक सी का ब्लॉकेड था वो हटा। सो ए लोकेशन वाइज जो हमें देखना है, ब्लॉकेड हटाने के लिए जो प्रेजेंट माइलस्टोन एग्रीमेंट है, सो कॉल्ड एग्रीमेंट है, उसमें यूएन, यूनाइटेड नेशंस, टर्की, यूएन का डेलीगेशन था, टर्की था, और ये दोनों देश थे जो लड़ रहे हैं, राइट। यानी कि दो बुजुर्गों ने आके बिठा के समझाया कि चलो ठीक है, ए चीज के लिए लड़ रहे हो, कुछ चीजें जो है उन पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई तो चलती रहेगी, वो तो अभी आपका कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ। ठीक, हो सकता है इस तरीके के और एग्रीमेंट्स आने वाले दिनों में दिखें। जरूरी नहीं आप इन दो चीजों का रट्टा मारो, बट लाइक प्राइमरली याद होने लायक बात है, टर्की ही इन्वॉल्व हुआ, यूएन और टर्की इन्वॉल्व हुआ, इनका एग्रीमेंट साइन करवाया। तो ये जो ब्लैक सी का एरिया है लोकेशन वाइज, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है, मैप दिख रहा है, दिख रहा है ना पीछे? तो ये है ब्लैक सी का रीजन, इंडिया समवेयर हेयर, वी आर देयर, लाइक इंडिया इज देयर, और इससे इस एरिया की बात आज मैं कर रहा हूं, ब्लैक सी है ना। प्रेजेंटली जो कन्फ्लिक्ट है वो यूक्रेन और रशिया का है। यूक्रेन ये है और ये छोटा सा रशिया है साथ में, इतना छोटा सा। और अब ये जो इनका कन्फ्लिक्ट है उसके बेसिक्स हम लोग किसी और दिन डिस्कस कर लें, या बहुत सारे लोगों को पता भी है कि क्या हुआ, किस वजह से ये क्रिमियन पेनिनसुला से लड़ाई शुरू होती है, या इससे भी पुरानी जो कन्फ्लिक्ट थी। प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ पोर्ट की, जो नाम है पोर्ट ऑफ ओडेसा जो है वो यहाँ पे है। यहाँ से पहला शिप, कंटेनर शिप निकला है, तो ये पोर्ट अभी न्यूज में रहा है। कई बार इस तरीके की छोटी छोटी जोग्राफिकल पिन पॉइंटेड लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्ट ऑफ ओडेसा किस सी पे है, या सीज और उनके पोर्ट्स को मैच करना है, या इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं कि एक नेवल वेसल है या एक ट्रेडिंग शिप है, वो यहाँ से इस देश से चलता है, इस देश में पहुंचता है, तो वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज को क्रॉस करके आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार देखे हैं। तो हमें एक फिगर आउट करना होता है कौन सी चीज कहाँ पे लोकेट करती है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एक शिप है पोर्ट ऑफ ओडेसा से शुरू होके नीचे सुएज कैनाल पे आ रहा है, या
कहीं वेस्टर्न किसी कंट्री में जा रहा है तो किन किन वाटर बॉडीज को ब्रॉडली कवर करके आएगा। ऐसा नहीं कि सारे नदियां नाले याद कर दोगे आप, लेकिन ब्रॉडली कहाँ कहाँ से होके आएगा। जस्ट लाइक द ब्लैक सी का एरिया है, फिर इसके बाद टर्किश स्ट्रेट्स आती हैं, देन ये एजियन सी का रीजन आता है, देन दैट मेडिटेरेनियन सी है। ये एक ही दिन में याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हर एक लोकेशन को पिन पॉइंट कर लेंगे, फिर उनमें न्यूज में चलने वाली एरियाज को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज जैसे ये पोर्ट ऑफ ओडेजा ब्लैक सी न्यूज में है, उसके बाद आने वाले दिनों में जो चीजें न्यूज में आएंगी। मेरी आवाज सभी को नहीं आ रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है? ऑडिबल तो हूं मैंने कंफर्म भी किया था। जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है उनका खुद का इंटरनेट इश्यू है, थोड़ा सा इधर उधर होके चेक करिए। ठीक है, ऑडिबल हूं, है ना। तो जो जो लोकेशंस न्यूज में चलती हैं उनके बेसिक्स हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। किसी भी चीज पे पीएचडी नहीं करनी है। जैसे कुछ दिन पहले यहीं पे वो स्नेक आइलैंड न्यूज में था ना, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, स्नेक आइलैंड ही बोलते थे ना उसको। हाँ, तो सिमिलरली इस एरिया की लोकेशंस बार बार न्यूज में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आज की न्यूज में इतना ही है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, अगेन इट्स द टॉपिक ऑफ द 30-40 मिनट्स की यूक्रेन में एक्चुअल जो यूराशिया का इशू है, एंटायर जियोपॉलिटिकल यूराशिया का जो इशू है, उसकी बात कर सकते हैं हम लोग। वो किसी और दिन करेंगे जब हमारे पास बिल्कुल ही खबर नहीं आएगी, या आप आईआर की क्लास में देखोगे। उसके बाद है अंटार्कटिक बिल, हमने पास किया राज्यसभा में। ये आवाज का इशू बहुत सारे लोगों को क्यों आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, हमने पार्लियामेंट में राज्यसभा में एक बिल पास किया। बिल कैसे पास होते हैं, इट्स द टॉपिक ऑफ पॉलिटी, जब क्लास में आएगा तो पढ़ोगे। इस बिल में क्या था वो हमें डिस्कस करना है। अब ये बिल है, इट इज रिलेटेड कि इंडिया की जो अंटार्कटिका में होने वाली गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करता है। भारतीय रिसर्चर्स या एक्सप्लोरर्स जो एक्सपेडिशन मिशंस जाएंगे, उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करता है। कहाँ? अंटार्कटिका में होने वाले। अब इस बात को समझिए, हमारा तो लैंड है नहीं, तो हम उसको लेके लॉ क्यों बना रहे हैं? हमारा तो कोई लैंड है नहीं अंटार्कटिका में, हम थोड़ी ना ऑन करते हैं। अंटार्कटिका इज नो मैन्स लैंड, वैसे भी वहां कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी सिस्टम है, आर्कटिक का भी है। ऑल्दो आर्कटिक पे कंट्रीज का सोवरेन राइट है। ऊपर अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, दीज आर द पोल्स ना, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। साउथ पोल पे किसी भी कंट्री का एज एन सच सोवरेन राइट नहीं है, ना ही यहाँ की कोई नेटिव पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे किस तरीके से इसकी गतिविधियां चलेंगी वो हमें देखना है। उसके लिए क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन सिस्टम है, और उसको इंडिया किस तरीके से अब अपने एक्ट्स के थ्रू दिखाना चाहता है, वो दो बातें देखनी है। पहले अगेन वही इंपॉर्टेंट लोकेशंस, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। जितनी सारी चीजें लोकेशंस याद हो वो कर सकते हैं। ये अमडन सी है या रॉस सी है, वेडल सी है। कई बार आपने सुना होगा ना, आइस शेल्फ टूटने वाला है, बहुत बड़ा आइस शेल्फ टूट के यहाँ जाने वाला है, वहां जाने वाला है। क्लाइमेट चेंज को लेके काफी डरावनी खबरें आती हैं, वो यहीं से आती हैं ज्यादातर। बड़े बड़े जो आइस शेल्फ टूटते हैं ना, जनरली वो यहाँ से रिलेटेड थे। वो लार्सन सीरीज के, जैसे लार्सन ए टूटा, लार्सन बी है, लार्सन सी है, वहां से बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ टूटे हैं पिछले 4-5 साल में। बड़ी न्यूज बनती है क्लाइमेट चेंज को लेके, वो इस पर्टिकुलर रीजन से आता है। इसको अगर आप इस वाले मैप में देखोगे जो आपके लिए ज्यादा क्लियर है, तो ये वाला एरिया है, ये ड्रेक पासेस बोलते हैं इसको। ड्रेक पासेस के आसपास इस तरीके के ब्रेक होके बड़े बड़े आइस शेल्फ्स आते हैं। आइसबर्ग्स भी इस एरिया में देखने को मिलते हैं। हालांकि वो हमारा टाइटेनिक यहाँ नहीं डूबा था, आइसबर्ग्स इस एरिया में काफी हैं, इस पर्टिकुलर बेल्ट में अगर आप देखोगे, क्योंकि बड़े बड़े आइस शेल्फ्स यहाँ ब्रेक डाउन होते हैं। टाइटेनिक कहाँ डूबा था? टाइटेनिक देखिए ना, नहीं देखी? मतलब बहुत रेयर होगा अगर किसी ने नहीं देखा। कहाँ डूबा था फिर? ये भी जानते हो आइसबर्ग से टूटा था, आइस शेल्फ, आइसबर्ग टकराया और टूट गया, डूब गया। कहाँ डूबा था? जीएस इज एवरीवेयर, फिल्मों में भी है। नहीं, पैसिफिक में तो नहीं। पहले ये बताओ, टाइटेनिक मूवी देखी ना? हैंड रेज करो, किस किसने देखी है? लगभग लोगों ने देखी है ना, मेजॉरिटी। पोज बना के फोटोज भी क्लिक करवा सकते, मतलब करवा ली होंगी। तो पॉइंट इस कहां से कहां जा रहा था?
ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, जीएस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट्स द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहाँ से कहाँ जा रहा था, जर्नी जो था वो कहाँ से कहाँ था, समवेयर हेयर डूबा था जी, इस लोकेशन पे डूबा था। ऊपर से जो लेब्राडोर करंट आती है वो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स लेके आती है ग्रीनलैंड वगैरह से जो टूटते हैं। हालांकि यहाँ भी बहुत बड़े बड़े टूटते हैं, लेकिन ये शिपिंग लेन नहीं है, यहाँ बहुत सारे नेविगेशनल वो शिप्स बहुत कम मिलते हैं आपको। ज़्यादातर शिपिंग लेन्स यहाँ पैनामा को क्रॉस करके चले जाते हैं, जो पैनामा कैनाल है। ठीक, ड्रेक पासेस ठीक ठाक खतरनाक है, इस तरीके के आइस शेल्फ्स छोटे मोटे ब्रेकडाउन वहाँ होते रहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ लोकेशन वाइज बात। हम पॉइंट पे आते हैं कि अब भारत में हमने रेगुलेट तो कर दिया, रेगुलेटरी क्या हमने फ्रेमवर्क बना दिया कि इसका ऐसे परमिट लगेगा, ड्रेजिंग नहीं करनी, क्या रिसर्च एक्सपीडिशंस रहेंगे, वो बिल पास करा। लेकिन हमारे बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस हैं, बहुत सारे इस तरीके के वेसल्स हम लॉन्च करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो वो हमें देखना है कि पर्टिकुलरली कौन सा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो नोडल मॉनिटर कर रहा है, नोडल मिनिस्ट्री है जिसको देखती है। तो इस तरीके के जितने भी रिसर्च एक्सपीडिशंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा भेजे जाते हैं। और अंटार्कटिका के लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर इंस्टीट्यूशन ये काम करता है, और इसी के अंडर इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है एंटायर यही मैनेज करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करें तो वेदर मॉडल से लेके अगर डीप ओशियन रिसर्च की बात है, डीप सी माइनिंग की बात है, जैसे वो समुद्रयान जैसे जो मिशन है लॉन्च करे जाते हैं, इनकी बहुत सारी ओशियन रिसर्च की जो वेसल्स हैं वो लॉन्च करी जाती है। इवन आर्कटिक रिसर्च से भी रिलेटेड जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही करता है। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके के पिन पॉइंटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग इसको इस वे से आंसर कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि बिल में क्या है, इस बिल में क्या है, इस बिल में है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, परमिट्स का सिस्टम है कि एक सरकारी अपॉइंटेड कमेटी बनेगी और जिसकी परमिशन परमिट के बिना कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स या इंस्टीट्यूशन अंटार्कटिका पे नहीं जाएगा। पहली बात, परमिट है, सरकारी जो कमेटी है वो बनेगी। और बिल ने ऐसे प्रोविजंस भी स्टैब्लिश करे हैं कि एक कमेटी बनेगी जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेगी। जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस इस पे हुई हैं, उन्होंने जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम भी उनको मेंटेन करेंगे, सो दैट जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और गवर्नेंस के लिए, उनके लिए भी इंडिया एक कमेटी बनाएगा। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या SOPs हैं जो हमें वहां पे रिसर्च करते हुए फॉलो करने हैं। पहली बात है परमिट लेना है, दूसरी बात है देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वहां रिसर्च के लिए हमें फॉलो करने हैं, वो हमने अडॉप्ट करें। तीसरी बात कि अदर देन परमिटेड रिसर्च फैसिलिटी लैब, कोई इंडिविजुअल अगर वहां जा रहा है विद परमिशन ही जा रहा है, भले वो ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एटसेट्रा ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। इसके लिए एक्सेप्शन क्या रहेगा, जो साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटीज हैं, साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो जिनके पास ऑलरेडी परमिट मिला हुआ, तो बहुत कम इस तरीके की फैसिलिटीज हैं जिनके पास परमिट है, वो उनको ही अलाउड होगा, ऐसा इस बिल में लिखा। दूसरी बात, जो वहाँ के बर्ड्स के हैबिटेट को चेंज करता है, एनिमल्स के हैबिटेट को चेंज करता है, उनको हार्म करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ भी प्रोहिबिट करी गई हैं। अगेन ये थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हर्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती, वो एनवायरनमेंट वाली कमेटी देखेगी इनकी जो फ्रेम हुई है, राइट। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ वो जो इंडियन टूर ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में भी परमिट की बात रखी है। अर्लियर ये चीज़ें रेगुलेटेड नहीं थी, हालांकि बहुत कम इंडियंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे जो विजिट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें रेगुलेटेड थी ही नहीं, और वहाँ कोई सरकार नहीं है, वहाँ कोई सोवरेन पावर नहीं है, तो वो रेगुलेट नहीं हो रहा था। तो इस काम के लिए अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द सिग्नेटरी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रीटी सिस्टम है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। ये वर्ल्ड वॉर्स के टाइम का है, ऑल्दो जो कंट्रीज हैं जिनका इस तरीके के इंटरेस्ट हैं, वर्ल्ड वॉर के दौरान इस ट्रीटी सिस्टम को बनाया गया प्राइमरली मिलिट्री एक्टिविटी बैन करने के लिए। जो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 था, उस दौरान जो कंट्रीज थी उनका ये इच्छा थी कि सारे कॉन्टिनेंट्स मिलिटराइज्ड हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स पे वेपन्स की अवेलेबिलिटी, एटलीस्ट एक बचा है जहाँ कोई रहता नहीं तो वहाँ वेपनाइजेशन ना हो, तो हम एक ट्रीटी साइन करते हैं कि अदर देन रिसर्च, अदर देन
रिसर्च फैसिलिटीज हम वहां पे और कोई हरकतें नहीं करेंगे, राइट। इस यहां से इस ट्रीटी की शुरुआत होती है और उन हरकतों से मतलब था मिलिट्री एक्टिविटीज। धीरे धीरे इसका एम्बिट हमने वाइडर करा और फोकस जो एंटायर फोकस था इसका वो रखा गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और वहां पे गवर्नेंस इश्यूज, बिकॉज किसी एक कंट्री का सॉवरेनिटी उधर है नहीं। तो ये ट्रीटी सबसे पहला काम जो करती है वो डिफाइन करती है। डिफाइन क्या करती है कि अंटार्कटिका लैंड जो है वो कहाँ, किसको मानेंगे कि कहां से शुरू हो गया, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट फ्रोजन। तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे जो भी है दैट्स अंटार्कटिका। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ लोगे भी, आपका बैच जो चल रहा है ना, कैसे होते हैं ऐसे वो इमेजिनरी लाइंस मारते हैं ना हम लोग, ऐसे लेटी हुई लाइंस, लेटीट्यूड नहीं ऐसे होती है, लेटीट्यूड्स ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जो लाइंस है, इमेजिनरी है सच में नहीं है। तो इन लाइंस में ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। तो 60 डिग्री साउथ वाली लाइन से नीचे का जो एरिया वो डिफाइन कर दिया गया कि दिस इज द टेरिटरी ऑफ अंटार्कटिका, और इसको लेके ये ट्रीटी सिस्टम जो रेगुलेशंस बनाएगा वो मेंबर कंट्रीज मानेंगी। मानने के साथ साथ वो रेटिफाई करेंगी। रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम हमारी पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास कर देते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज है ना ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इंटरनेशनल एस्पेक्ट में अगर आपने एक ट्रीटी साइन कर ली है और आपने उस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है, दो अलग चीजें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, किसी ट्रीटी पे साइन करके आ जाते हैं, इसका हमारे इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम पे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम उसके इक्वल यहां आके कोई लॉ नहीं पास कर देते, लॉ नहीं बना देते, पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं लेके आ जाते। जैसे मैंने कल बताया, हमने वीना कन्वेंशन में भी हम थे, पेलेर्मो कन्वेंशन में भी हम थे, जितनी भी ड्रग या मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड थी। लेकिन इधर एक्शन तभी स्टार्ट होता है जब हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया पार्लियामेंट में। वी आर ए सोवरेन कंट्री, है ना। तो दैट मीन्स रेटिफिकेशन, हमने किसी ट्रीटी को साइन किया, उसको इधर हमने लॉ सिस्टम में इंक्लूड किया, तो हमने उसको रेटिफाई कर लिया। तो इंडिया इज रेटिफाइंग दैट, रेक्टिफाइंग दैट, है ना। तो टोटल इसके 54 मेंबर हैं इस ट्रीटी सिस्टम के, जिनमें से कुछ ने इसको साइन भी किया हुआ है। इंडिया इज वन ऑफ देम, सिग्नेटरीज हैं। अब इंडिया रेटिफिकेशन वाली कंट्रीज में भी आ गया, हमने इसको रेटिफाई भी किया हुआ, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज ब्यूनोस एयरिस, ब्यूटीफुल सिटी, अर्जेंटीना। कैपिटल अर्जेंटीना की? इतने सुन क्यों जाते हो इतनी बेसिक बात पे आप? चलो गूगल इट, 30 रुपए की सस्ती जीके की किताब में भी ये फैक्ट होगा। हाँ, मुझे पता है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि सभी को पता होगा। एनी विच वेज, तो ये सिग्नेटरी कंट्री, इस पे ना क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेट्स यूपीएससी को फॉलो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। इस सिस्टम पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम या आर्कटिक, आर्कटिक भी हम साथ ही कवर कर लेंगे। तो जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है भारत का, तो हमारे आज तक टोटल 3 रिसर्च फैसिलिटीज हैं जो हमने अंटार्कटिका पे करी हैं, स्टार्ट करी हैं। जिनमें से पहली है दक्षिण गंगोत्री, हालांकि अब वो बर्फ के नीचे मोस्टली दब चुकी है, डिफंक्ट है, एज अ फ्लाई बेस हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मैत्री, जो 1989 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट करा था। देन है भारती, लेटेस्ट हमारी जो रिसर्च फैसिलिटी है 2012 ऑनवर्ड्स काम कर रही है, दैट इज भारती। तीनों की तीनों वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जो गोवा वाला इंस्टीट्यूशन है वो कोऑर्डिनेट करता है। अब एक सागर निधि जैसा एक्सपीडिशन भी हमने, जो पहला इंडियन वेसल था अंटार्कटिक वाटर्स में नेविगेट किया था रिसर्च फैसिलिटी वाइज, वो सागर निधि था। इसको फॉलो अप करने वाले भी काफी आए, हालांकि उनके नाम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वो नंबर बढ़ा। अगर कोई रीसेंट इन दिनों में कोई आया तो हम लोग उसको भी याद कर लेंगे, वो सारे नहीं याद कर सकते। देयर आर लाइक 40-45 इस तरीके के जो वोयाजेस हुए हैं, इस तरीके के जो शिप्स हैं वो वहां गए हैं रिसर्च के लिए या सप्लाई बेसिस पर्पसेस के लिए। हाँ, मैत्री जो हमारा रिसर्च फैसिलिटी है उसके पास ना हमने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है, फ्रेश वाटर, दैट इज, उसका नाम रख दिया हमने प्रियदर्शनी। अच्छे हम नाम रखने के लिए, इसमें क्या है, तो रख दिया, आपको याद करना पड़ेगा। प्रियदर्शनी लेक है, हमने अंटार्कटिका पे बनाई है, फ्रेश वाटर लेक है वो मैत्री जो हमारा फैसिलिटी है उसके पास। ठीक, 4 चीजें मुझे लगा आपको इसके बारे में मेमोराइज करनी चाहिए। अब एडिशन क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इन केस हम किसी चौथे बेस पे काम शुरू कर देते हैं इनके अलावा इन आने वाले दिनों में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है हम कोई और इस तरीके का
नेविगेबल जो इंडियन वेसल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को रिसर्च के लिए वहाँ भेजती है, या कोई और डेवलपमेंट इस सेंस में होता है, कोई कमेटी बनती है, कमेटी का चेयरमैन बनता है, वो कोई रिसर्च रिपोर्ट देता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उसको यहाँ पे अपडेट करना। ठीक, हम तो वैसे मिलते रहेंगे, बाय चांस इंसान है, नहीं पता लगता कई बार, तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, अब लग गए हाथ दूसरा जो नॉर्थ पोल है, वहां पे अंटार्कटिका से हालात डिफरेंट है। अंटार्कटिका मैंने बोला कोई भी नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन आर्कटिक में ऐसा नहीं है, वहाँ कंट्रीज के सोवरेन राइट्स भी हैं। सोवरेन कंट्रीज का आप देखेंगे ऊपर कनाडा है, या ये नॉर्डिक नेशंस हैं, या कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, इन सारी कंट्रीज का ही लैंड है वो, एक्सट्रीम नदर्न एरियाज में अगर जाएं, और वहाँ थोड़ी बहुत नेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, एस्किमोस टाइप जो इग्लूज बनाते है ना, नोमैड्स जो उस तरीके के। एक सीरीज थी टेरर, देखिए किसी ने? एक ना फेल्ड ब्रिटिश एक्सपीडिशन था इस एरिया में, नदर्न पैसेज में। 19वीं या 18वीं सदी में ब्रिटिश इस नदर्न पैसेज को नेविगेट करना चाहते थे, जब इस एरिया में थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा सा ये पानी पिघलता है। फेल्ड था वो सारा क्रू इनका जो है, वो पता ही नहीं कहाँ गया, मारे गए या डूब गया, व्हाटसोएवर, जल्दी फ्रीज हो गए। अच्छी सीरीज है, देख लेना, नॉलेज वाइज भी ठीक है, चलो ज्योग्राफिकली दिख जाएंगी चीजें। एनीहाउ, मुझे लगा देखी होगी आप लोग, अक्सर देखते रहते हो चीजें। चक्कट। आर्कटिक काउंसिल की बात करते हैं। आर्कटिक काउंसिल नीचे वाले से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सोवरेन गवर्नमेंट्स की एक कोलैबोरेशन है। यहाँ पे उन इंडिजीनियस ग्रुप्स की भी बात करी जाती है जो नेटिव पॉपुलेशन है, उनके राइट्स या उनको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, या इंटर गवर्नमेंटल जो इनको कोऑर्डिनेशन में इशू आ रहे हैं, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इन्होंने। पेपर में ये भी आ चुका है। मैत्री बेस है मलकीत, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। अब इसमें इन कंट्रीज, दीज आर द कंट्रीज मेंबर है, और इन्हीं का लैंड है, अगर आप देखोगे तो इन्हीं का लैंड है जो आर्कटिक काउंसिल में पड़ता है, आर्कटिक सर्कल पे जो आता है, राइट। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। 2 पेपर्स में आ चुका है, वन इज यूपीएससी, अनदर इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स, आई गेस 2014 वाला, राइट। तो अब इंडिया का यहां रोल क्या है? इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है, मेंबर बन भी नहीं सकते, हमारा लैंड ही नहीं है वहां। हम ऑब्जर्वर स्टेटस, क्योंकि हमारी रिसर्च फैसिलिटीज है, हमारे कुछ इंटरेस्ट्स हैं उस एरिया में, तो हम एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस वहां पे रिप्रेजेंट होते हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस के अगर बाकी कंट्रीज की बात करूं, ये जो आपको डिफरेंट शेड में दिख रहा है, दैट इज ये इंडिया है, चाइना है, या आपको ये जापान लगेगा, साउथ कोरिया है, या कुछ ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सारे ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करते हैं आर्कटिक काउंसिल का। ठीक है, इंडिया के ऑब्जर्वर स्टेटस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, पीपीएससी में आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज आ गई थी, मेंबर कौन कौन सी, वहां पे भी इंडिया वाज एन ऑप्शन, इजीली एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन जिसने पढ़ा है उसका। ठीक, तो ये न्यूज में नहीं था, ये मैंने साथ में इसलिए ले लिया क्योंकि अब अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, तो हल्का सा ओवरव्यू मैं आर्कटिक का भी दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए आप ये कर सकते हो कि आर्कटिक पे हमारे कौन से रिसर्च फैसिलिटीज हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडिया के चल रहे हैं, सो दैट यू कैन वर्क आउट ऑन। वो आपके पाप है, मेरे नहीं है, क्योंकि न्यूज में नहीं था। ठीक है, मैं पेपर देने का कोई प्लान रखता नहीं हूँ, मेरा हो गया। आपको देना है तो देखिए ध्यान से, नहीं तो जब न्यूज में आएगा तो मैं आ जाऊंगा लेके। ठीक है, अगली बात जो सभी लोग बता रहे थे, ये बहुत ही बड़ी खबर आई, लगता है सभी को ध्यान गया जिसपे, कि वेस्ट बंगाल ने 7 जिले ऐड कर दिए हैं। तो अब न्यूज में वैसे तो साफ साफ एक्सप्लेन्ड था कि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि 7 कौन से जिले ऐड हुए। अगर आप वेस्ट बंगाल का पेपर नहीं देना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इन जिलों के नाम हमें याद करने की आवश्यकता है कि कौन से ऐड हुए। हाँ, दूसरी बात है कि जिले कैसे क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं या एबोलिश होते हैं भारत में, ये देखने लायक बात है, क्योंकि इस तरीके के बेसिक एस्पेक्ट्स पे आजकल क्वेश्चन आना शुरू हो गया। लक्ष्मीकांत ना हर एक बंदे ने पढ़ दिए 4-4 बार, पेपर से पहले पढ़ दोगे पॉलिटी के लिए, दिस इज बेसिकली बेसिक पॉलिटी। अब वहां से अगर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन एग्जामिनर क्रिएट करना चाहता है तो वो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक ऐड करता है, और वो उन बेसिक चीजों में ट्रिक ऐड करता है जो आप शायद या तो इग्नोर कर देते हैं या लक्ष्मीकांत में गिवन नहीं है। दिस इज बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन भी नहीं होगा, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है।
कल भी हम बात कर रहे थे FIR पे क्वेश्चन आया है, पेरोल पे क्वेश्चन आया है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आने शुरू हो गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। अब 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, पहले 23 थे जो डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने ऐड करें, हालांकि मैं स्लाइड में लेके आ गया, पर आई डोंट फाइंड इट लाइक वर्दी कि आप इनका रट्टा मारो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्यों ऐड करा कि देयर इज लाइक टाइनी पॉसिबिलिटी कि पेपर में आए। टाइनी मतलब 0.099%, पर आप मुझे कह नहीं सकते कि आपने पढ़ा नहीं, इसलिए लेके आया। पर ऐसे बहुत सारे रैंडम फैक्ट आएंगे तो याद नहीं रहते। किसी की मेमोरी अच्छी है तो एक बार पढ़ना, जिसको याद रह गया ठीक है, इट्स ओके, वरना इट्स फाइन, आता नहीं है। पर मुझ पे उंगली नहीं उठेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? तो इट्स दी बेसिक लिस्ट सिस्टम वाला सवाल। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। देखो 3 लिस्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 7 में ना। पहली है यूनियन लिस्ट जिसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे सिर्फ पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। फिर है कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों बना सकते हैं, है ना, मोटा मोटा। और अगर इन तीनों लिस्ट से बाहर कोई सब्जेक्ट अराइज हो गया तो यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं, इसको रेजिडुअरी पावर कहते हैं। तो जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट। तो स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट अपनी इच्छा से अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया जा सकता है। और नॉर्मली स्टेट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से ऐसा काम करते हैं। हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसा काम किया जाता है। कई बार इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल रीजंस भी इन चीजों के रहे हैं, लेकिन इन बातों को लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, सो एज पर दिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल रहता नहीं अगर कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जहां पे स्टेट की सरकार सर्टेन सेंट्रल मिनिस्ट्री से एनओसी लेती है काम करने से पहले। क्रिएशन डिलीशन में रोल नहीं है, लेकिन एक एनओसी, डिपार्टमेंटल एनओसी की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, पोस्टल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, कम्युनिकेशन इज अ यूनियन सब्जेक्ट। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो रहा है, या इस तरीके के कुछ सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस करे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे पोस्टल सिस्टम में चेंजेस आएंगे, या जो ट्रांसपोर्ट रेलवे सिस्टम है उसमें सर्टेन नाम वाम चेंज करने की बात अगर आती है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है, तो वहां पे कंसर्न्ड सेंट्रल मिनिस्ट्री से एनओसी लेनी जरूरी होती है। बाकी सारा रोल स्टेट का ही है, रोक नहीं सकते, बस वो एनओसी डिले हो जाती है, एनओसी देनी तो उनको पड़ती है जो की कंसर्न्स है। पर प्रायर एनओसी इज नेसेसरी इन द केस ऑफ अगर कम्युनिकेशन या यूनियन लिस्ट में कोई भी गिवन सब्जेक्ट उससे इंपैक्ट हो रहा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी एंटायर डिसीजन जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट का ही रहता है डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने में या स्क्रैप करने में। गवर्नेंस रीजंस प्राइम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने के लिए, और लेटली डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर बहुत ऊपर गया है ना। अगर 2001 सेंसस की बात करें तो देयर वर लाइक 593 डिस्ट्रिक्ट्स। 2011 के सेंसस की बात करें तो देयर वर लाइक 640 डिस्ट्रिक्ट्स। एज ऑफ नाउ करंटली देयर आर 775 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो धीरे धीरे नंबर जो है वो बड़ा ही होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश या स्टेट जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज 75। मध्य प्रदेश जो है वहां पे 52 हैं। गोवा जो है जिसपे सबसे कम में 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर वैसे बात करी जाए तो जरूरी नहीं है कि एरिया वाइज ही रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देयर इज नो सच फार्मूला गिवन कि डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो इतनी पॉपुलेशन पे बन सकता है या इतने एरिया पे बन सकता है। देयर इज नो सच फार्मूला गिवन एनीवेयर, ना तो किसी पार्लियामेंट्री लॉ में है, ना ही हमें को कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। तो स्टेट अपने हिसाब से बना सकते हैं। छोटे छोटे शहर को जिला बनाया जा सकता है और बड़े से बड़े जाइगेंटिक एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट में रखा जा सकता है। दैट्स कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब देश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आप देखोगे कच्छ है, गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है देश का ना। उसके बाद राजस्थान का जो महामरुस्थल का एरिया दैट इज जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। इवन जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है इज एज बिग एज लाइक पंजाब, 2/3 ऑफ पंजाब कवर हो जाएगा, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो वो ज्योग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन से चीजें
कई बार डिसीजन ड्राइव करता है लेकिन इंटायरली इस पे फोकस नहीं है। ठीक है, तो इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने गलती से पहले आंसर लिख के ले आया, मैं जिसको नहीं दिखा उसके लिए मिटा देता हूं। पढ़ो। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दो स्टेटमेंट है जी, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन पावर पे ही है। पहली स्टेटमेंट बात करती है कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की पावर है इट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, और दूसरी बात करती है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ द स्टेट एंड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। बताइए जवाब। चलो वन ओनली की आवाज आ रही है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन कौन सा है? जिनके हाथ नीचे उनके क्या जवाब है? बताओ, तो खुद की ईमानदारी है, किसका हाथ नीचे था? थोड़ा अंधेरा हो गया, मुझे दिखा नहीं। तो हाँ, वन ओनली है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन है नहीं है कि एरिया या पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्वीक कर देते हैं, ओनली द फंक्शन ऑफ स्टेट वगैरह वगैरह। और लेटली हमने देखा पॉलिटी को अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो थोड़ी सी बेसिक चीजों को ट्रिक करना शुरू कर दो, मुश्किल चीजें तो आप बढ़ के ही जा रहे हो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में आ जाओ, टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दिया है वायरस सिचुएशन को मॉनिटर करने का। बेसिकली हम मृत्यु का ही वेट करते हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर डेथ शुरू होती हैं तो हम थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं तो कुछ करना चाहिए। वैसे तो एशिया की पहली डेथ जो है वो रिकॉर्ड हुई है इंडिया में मंकी पॉक्स से। माना जा रहा था ना कि बहुत ही कम फेटेलिटी के कारण है, जवान लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो बंदा मरा है वो 22 साल का था। तो हमें अब एक्चुअली असेस करनी है सिचुएशन की, वे वी स्टैंड, क्या करना है, इसकी वैक्सीनेशन का कैसे जगह पहुंचानी है। तो उसके लिए हमने बनाई है एक टास्क फोर्स। अब क्या रहेगा, ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और उसके बाद देश में वैक्सीनेशन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का काम करेगी, है ना। क्या होता है, टीटीटी फॉर्मूला लेते हैं ना हम लोग। क्या होता है ट्रिपल टी फॉर्मूला? ये कोविड के दौरान सीखा, मतलब पहले तो शायद नहीं पता होगा। ट्रिपल टी फॉर्मूला, टेस्ट ट्रेस ट्रीट, कि टेस्टिंग डायग्नोसिस की फैसिलिटीज होनी चाहिए, देन हमें ट्रेस करने की फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब वायरल क्लस्टर्स बनते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या है कि हमें इसके केसेस को ट्रेस करना है। अगर चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ना है तो सभी लोगों को आइसोलेट करना है। पहले लोग टेस्ट होंगे, उनका सर्कल ट्रेस होगा और जो इन्फेक्टेड है उनको ट्रीट करना है ना। इसके साथ एक और चीज आ जाती है, दैट इज प्रिवेंशन, की इसमें जाना ही ना पड़े तो हम उनको वैक्सीनेट करते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी का, इसमें गवर्नेंस का मिक्स्ड रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल है ना। टेक्नोलॉजी हमें नई नई टेस्टिंग किट्स ला के देगी, नए नए वैक्सीन्स बना के देगी। गवर्नेंस मॉडल हमारा उनको इम्प्लीमेंट करेगा, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा, ट्रेसिंग में काम करेगा, और देन हम लोग इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और ये काम फिगर आउट होगा कैसे होगा। तो इसमें ये जो टीम है इट विल बी हेडेड बाय वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। नीति आयोग के बारे में आप जानते हो, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके इसी को बनाया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक है, सरकार को सलाह देने का काम करता। ठीक है, अभी मतलब इसके केसेस ऐसा नहीं है कि कोई नोवेल बीमारी है। मैं एक दिन पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मंकी पॉक्स से घबराने की बात नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इस वायरस को भली भांति जानते हैं हम, बहुत टाइम, सालों साल हो गई। इट वाज एंडेमिक टू वेस्ट अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीका में कोई बीमारी आ जाए उसको कोई बीमारी नहीं मानता जब तक यूरोप नहीं पहुंचती वो, है ना। इट वाज एंडेमिक देयर। इबोला आया, अफ्रीका ही रह गया, है ना। अभी मार्बर्ग आया, मार्बर्ग वायरस, वो भी मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में केसेस आते हैं।
तो उनकी कोई ध्यान नहीं रखेगा जब तक ये कोई यूरोपियंस को इफेक्ट नहीं करेगी या किसी अमेरिकन को इफेक्ट नहीं करेगी, देन WHO विल लाइक कम अप फ्रंट और उसके लिए सारा काम किया जाएगा। इट इवेंचुअली स्टार्टेड देयर लाइक 40-50 ईयर्स बैक। अब धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया भर में अपने केसेस ट्रैवल हुए हैं या म्यूटेट किया है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ी है। वो तो देखने लायक बातें जब रिसर्च होगी तो पता लगेगा। तो फाइनली ये लोग आ गए हैं। मंकी पॉक्स है क्या, ये देख लेते हैं हम लोग। पहली बात, वायरल डिजीज है, वायरस है। कैसा वायरस है? ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक ऐसी बीमारियां जो एनिमल से जंप करके ह्यूमंस को आती है। इट्स ज़ूनोसिस, इट्स द केस ऑफ ज़ूनोसिस। मंकीज में था, मंकीज में होते हुए इसने कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप करी ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के, ऑल्दो हमारा ऑलमोस्ट DNA स्ट्रक्चर सेम है तो आसान रहता है। एंड फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका स्टार्ट हो गया। तो ऐसी बीमारियां जो जानवरों से जंप करके, एनिमल से जंप करके हमें आती है, उनको ज़ूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। इसका उल्टा होता है क्या? इंसानों से जंप करके जानवरों को बीमारी जाती है, उल्टा होता है। हम इतने दूध गधुले कैसे हो सकते हैं कि हम किसी को बीमारी ना दें? यस, होता है, उसको रिवर्स ज़ूनोसिस बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाता है ना कि कोई ह्यूमन डिजीज है, एनिमल्स को ट्रांसमिट कर गया, हमने दे दिया, जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा है हमारा, फ्लू जो है, फ्लू वायरस जाते हैं ना एनिमल्स में, और भी बीमारियां होंगी, गूगल करोगे तो मिल जाएंगी, लिस्ट मिल जाएगी। बट टेक्निकली इट इज नॉन एज रिवर्स ज़ूनोसिस, होता है, पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा, ये ना इस पे क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये तो साइंस में समझ सकते हो क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA जब आप DNA पढ़ोगे, लेकिन मंकी पॉक्स हैज इट। मंकी पॉक्स की जो स्पेशीज है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। इतना पता होना चाहिए, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को किसी ने डिफिकल्ट बनाना है तो वो एक लेवल आगे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कि आप इसकी फैमिली या मतलब अल्टीमेट वहीं चले जाओ, ऑर्थोपॉक्स वायरस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। बट डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, इतना। जो साइंस वाले हैं उनको पता है, जो नॉर्मल साइंस की क्लास लगाएंगे बायो में तो उनको बता दिया जाएगा कि DNA क्या होता है, उसमें डबल स्ट्रैंड्स कैसे ऐड होते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब इट्स द क्लासिक केस, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स या मीजल्स, स्मॉल पॉक्स के केसेस से लगभग सिमिलर सिम्टम्स इसके आते हैं कि वो फीवर होता है, मसल पेन होता है, या स्किन पे वो रैशेस होते हैं, या स्वोलन ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाती हैं। ये एक एक्स्ट्रा है जो कि शायद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में कम मिलती थी। बट इन दी अगर पहला रिएक्शन देखें तो इसको डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है, इवन फॉर द डॉक्टर्स, कि ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है या ये मंकी पॉक्स है। कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स वेरी करते हैं, या हमारी जो टेस्टिंग डायग्नोसिस फैसिलिटीज हैं वो अपना RT-PCR वगैरह करके इसको दिखाते हैं, तो इनको पता लगेगा कि किस तरीके का ये पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। नोबल डिजीज नहीं है। नोबल मतलब नहीं मलकी जी, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है प्राइमरी तो एनिमल से ही हुआ, एनिमल टू ह्यूमन, लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो रहा है। जस्ट लाइक जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस हैं, नजल म्यूकस है, सलाइवा है, या इस तरीके की चीज़ों, जो ड्रॉपलेट्स, उनके डायरेक्ट टच में कोई आता है तो यस, इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है। जो पेशेंट के बॉडीली फ्लूइड्स हैं उनसे अगर कोई टच में आ जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ कोविड ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी, बिकॉज वो एक सिंपल ड्रॉपलेट जो काफी समय तक एयरबॉर्न रहता था उससे फैल जाता था। यहां हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट टच विद द बॉडीली फ्लूइड्स, विच इज इट मे बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यस, इन द केस ऑफ सीमन अगर वो हो रहा है। दूसरे, अगर आप स्वेट हो गया या नजल म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, उसके डायरेक्ट टच में अगर कोई आता है इन्फेक्टेड पर्सन से, या उसकी जैसे बेडशीट्स वगैरह है, तो उस केस से ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन कंपैरिजन टू कोविड इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। अब दो फैक्टर्स, पहली बात कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज होता है, वायरल कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो दी और बंदा ठीक हो गया, और एज ऑफ नाउ कोई डायरेक्ट वैक्सीनेशन नहीं है जो कि हम मंकी पॉक्स को ही टारगेट करें। ऑल्दो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हमने पाया कि 70-80% केसेस में एंटीबॉडीज जनरेट करता है जो मंकी पॉक्स से भी हमें बचाती हैं। तो यूरोपियन जो हेल्थ कमीशन हैं या जो CDC है USA, दे आर रिकमेंडिंग कि हम लोग स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ही लगा दें सभी को, जो कि अवेलेबल है हमारे पास बहुत पुराने टाइम से, वो लगाएंगे तो हमें प्राइमरी प्रिवेंशन इसका हो जाएगा।
सो हियर इज अ कंक्लूजन। बहुत आप न्यूज़ देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो वहाँ पे पैनिक के हालात तो बन ही रहे हैं लोग, क्योंकि ऑलरेडी एक पेंडेमिक चल रहा है, उसमें ड्यूअल पेंडेमिक ना आ जाए। पेंडेमिक इसको डिक्लेयर भी कर दिया गया। लेकिन ये तीन चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है, या एक्सपर्ट्स को लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स का मानना है जिनको मैंने पढ़ा, कि ये कोविड जैसा बड़ा पेंडेमिक नहीं बन सकता। पहला, ये नोबल नहीं है। नोबल मतलब नया नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं जैसा कोविड-19 था, जो हमने पहली बार ही देखा था कि ये क्या होगा। ये वायरस वेल स्टडीड है, बहुत पुराना है। दूसरी बात, हमारे पास एक रेडीमेड वैक्सीन है जो इसके खिलाफ 70-80% की प्रोटेक्शन दे रहा है। और तीसरा, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी लो है। तीन चीजें जो हमारे ह्यूमैनिटी के पक्ष में है। एक चीज है जो हमें नुकसान दे रही है कि गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड बहुत लो है। हमारे पास जो इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज है वो नहीं है। हमारे पास कोई टारगेटेड इस तरीके के वैक्सीनेशन लगाने के प्रोग्राम्स अभी तक लॉन्च नहीं किए गए, और लैक्स एटीट्यूड सरकारें लेके चल रही हैं। इस वजह से साइलेंटली ये फैल रहा है, और उस वजह से हमारा जो कॉमन जीवन यापन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जितनी वायरस है, ऑल्दो स्टेबल वायरस है, डबल स्ट्रैंड डीएनए स्टेबल वायरस है, इसमें म्यूटेशन की पॉसिबिलिटीज कम रहती हैं, बट गॉड नोस वायरस जो है वो म्यूटेट कर जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई म्यूटेशन आता है और ये बहुत खतरनाक या ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है तो ये समस्या क्रिएट करेगा। तो इसको इनिशियल लेवल पे रोकना जरूरी है, और सरकारें रोकने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक दिख नहीं रही हैं, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक, बताइए। ये बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बना है, तो मुझसे चेंज नहीं हो पाया, सेम ही है। ठीक है, दोनों बातें सच हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन इसी से होता है। इस लाइन को ट्वीक किया जा सकता है अगर कोई चाहे, यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। अभी ये इशू अंडर डेवलपमेंट, आने वाले टाइम में वैक्सीन बनेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी या वगैरह वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दैट इज हैंड फुट माउथ डिजीज। ऐसा नहीं है कि हम बीमारियों से बहुत ही ज़्यादा घिर चुके हैं। दिस इज़ अ सीजनल डिजीज़। इन दिनों में जब मॉनसून आता है तो इस तरीके के वायरल जो इन्फेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं। उनमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी रहते हैं, उनमें फ्लू भी रहता है, स्वाइन फ्लू के केसेस भी आजकल आते हैं। और अभी लेटली 4-5 साल से ये हैंड फुट माउथ डिजीज दोबारा आना शुरू हो गया। बहुत पहले भी आता था, दोबारा इसके इन्फेक्शन होने शुरू हो गए। तो रिसेंटली सबसे ज़्यादा इसका अभी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा इन्हीं केसेस में जा। चंडीगढ़ में लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, क्योंकि बच्चों से वही, इसका भी ट्रांसमिशन वैसा ही है, बॉडीली फ्लूइड से होता है। और जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के पास, इन्फेक्टेड बच्चे, क्योंकि 0 to 5 ईयर्स तक की इफेक्ट होता है, तो बच्चे के पास अगर बच्चे खेलते बैठते हैं तो उनमें ट्रांसमिशन का डर है। ठीक है, हमें देखने लायक चीज़ क्या है कि पहली बात, हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल बीमारी है। इससे होता क्या है, बच्चों को इफेक्ट करती है, 5 साल से छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है। नॉर्मली इससे होता है कि ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, अल्सर्स, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। कहाँ पे? हाथ पे, थ्रॉट में, मुंह पे और पैरों पे, है ना। और कॉम्प्लेक्सिटी तब ऐड हो जाती है जब मुंह खुलना बंद हो जाता है बच्चों का, उनको खाने पीने में दिक्कत होगी या पानी वगैरह पिलाने में प्रॉब्लम होती है। उस केस में ये थोड़ी सी सिवियर हो जाती है ना, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ डेथ्स वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। सेल्फ लिमिटिंग है, एज पर डॉक्टर्स की माने तो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि 6-7 दिन में इसके सिम्टम्स खुद ब खुद जाने शुरू हो जाते हैं। वायरस जो है दैट इज कॉक्सेकी वायरस बोलते हैं इसको। कॉक्सेकी वायरस इज अ फैमिली ऑफ एंटेरोवायरसेस। अब इस टर्म को बहुत बार एक्सचेंजेबली यूज किया जाएगा, और हम एपिडेमियोलॉजिस्ट्स नहीं है, वायरोलॉजिस्ट्स नहीं है, तो हम इनकी फैमिली स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, कॉक्सेकी वायरस या एंटेरो वायरस, आप इनको एक्सचेंजेबली यूज करिए। ऑल्दो इट्स अ फैमिली ऑफ वायरसेस, इट्स अ टाइप ऑफ दिस फैमिली। ये ए ट्री जाएगा, ये बी जाएगा, इस तरीके से। लेकिन आप इनको इंटरचेंजेबली भी याद कर सकते हैं कि ये हैंड फुट माउथ डिजीज है, ये किस वायरस से होती है? दैट इज कॉक्सेकी वायरस, विच इज अ फैमिली ऑफ एंटेरो वायरस। दैट्स इट। तो
अब बहुत सारे वायरल डिसऑर्डर न्यूज में है तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, कम चांसेस रहते हैं कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए हैंड फुट माउथ डिजीज पे। क्वेश्चन कई बार मिक्स आ जाता है कि मंकी पॉक्स है इस वायरस से हो रहा है, ये जो हैंड फुट माउथ डिजीज है इसका वायरस है, चारों को मैच करिए कौन सा वायरस कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। तो उस सेंस में आपको इस समस्या में डाल सकते हैं। बाकी घर पे फोन करके डराने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर दी सीजनल डिजीजेस, इन दिनों में थोड़े बहुत इनकरेंस होते हैं, कैटल्स में भी आते हैं, जैसे गुजरात राजस्थान हो गया, वहां पे कैटल्स में गोट पॉक्स आ रहा है। अगेन इट्स अ न्यू वायरस, काइंड ऑफ अ गोट पॉक्स भी नहीं है, वो कोई नया पॉक्स है, सर्टेन वही स्किन डिजीज वाला ना, उसको गोट पॉक्स वैक्सीन लगा के रोकने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, शायद आपने पढ़ा होगा पिछले हफ्ते, है ना, न्यूज में। तो ये सीजनल डिजीज आती हैं, हर साल ही आती हैं। आपने जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया तो आपके चेहरे थोड़े से ऐसे लग रहे हैं पता नहीं एवरीथिंग इज अभी एपोक्लिप्स ही हो जाएगा या जॉम्बी बनना शुरू हो जाएंगे लोग। तो नहीं है, पेपर के लिए पढ़ लो, दैट्स एनफ, चले जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, मास्क वास्क पहन के। कल भी मैंने डराया था एक बंद सभी का, आज भी कल वाले मास्क ही पहने हुए हैं आपने, झूठी खुशी के। तो दैट्स इट, वी आर डन। इतनी न्यूज़ थी आज हमारे काम की। बाकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह हमने कल डिस्कस कर लिया था। सो अब आपके डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, देन वी आर डन। ठीक है, घूरो मत जाओ, जिनके डाउट्स हैं वो बैठ जाओ। हाँ जी, ऑनलाइन में डाउट्स।